हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने ही यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ही इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी को प्रेस भी करें, ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है श्रुति। श्रुति क्या है, इसे हमें परिभाषित करना है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आता है और इसको परिभाषित करने के लिए कहेगा। तो देखिए दोस्तों, श्रुति यह बड़ा भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछले वीडियो ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जा चुका है, हमने बताया है। जो श्रुति क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, गायन वादन उपयोगी ध्वनि का वह सूक्ष्म भाग श्रुति कहलाता है, जिसे सुनकर एक दूसरे से अलग रूप से स्पष्ट पहचाना जा सके। श्रुति शब्द श्रवण से निर्मित है। क्या है दोस्तों, श्रुति शब्द किससे निर्मित है? श्रवण से निर्मित है। सुनना शब्द से निर्मित है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, श्रवण का अर्थ होता है सुनना, अर्थात वह सूक्ष्म ध्वनि जो सुनकर स्पष्ट रूप से एक दूसरे से पृथक रूप में पहचानी जा सके, वह श्रुति कहलाती है। ठीक है, क्या है दोस्तों? वह सूक्ष्म ध्वनि जो सुनकर स्पष्ट रूप से एक दूसरे के पृथक रूप में पहचानी जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। एक सप्तक के अंतर्गत ऐसे 22 श्रुतियाँ हैं जो स्पष्ट रूप से एक दूसरे से पृथक मानी जाती है। अर्थात दोस्तों, श्रुति वह शब्द है जिसे हम लोग सुनते हैं। वेद में ऐसा ही कहा गया है। पुनः दोस्तों देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग समझ गए होंगे कि श्रुति किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आसान ढंग से ये परिभाषा है, जिससे हम लोग कोई चीज़ को सुनते हैं उसे श्रुति कहते हैं। ठीक है, पुनः दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है ठाठ। ठाठ क्या है दोस्तों, इसको परिभाषित करना है। तो दोस्तों, सप्तक के स्वरों और 5 उपस्वरों के विभिन्न मेल को ठाठ की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई है दोस्तों? ठाठ की संज्ञा दी गई। कई शास्त्रकारों ने ठाठ को मेल की संज्ञा दी गई। जिस प्रकार मध्यकालीन संगीत में राग रागनी प्रसिद्ध पद्धति प्रचलित थी, उसी प्रकार आधुनिक काल में पूर्व पद्धति को हटाकर ठाठ राग पद्धति का प्रचलन हुआ है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक काल में किसका प्रचलन हुआ है दोस्तों? पूर्व पद्धति को हटाकर, पहले वाला नियम को हटाकर ठाठ राग पद्धति का प्रचलन हुआ है। दोस्तों देखिए कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि यमन राग किस ठाठ से लिया गया है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न है। उसी प्रकार दोस्तों, आधुनिक काल में पूर्व पद्धति को हटाकर ठाठ राग पद्धति का प्रचलन हुआ है। यह पद्धति दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में मध्यकाल में ही प्रचलित है। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, जिसके अंतर्गत पंडित बैंक मखी ने 72 ठाटों के सभी रागों का वर्गीकरण किया है। उत्तर भारतीय संगीत में स्वर्गीय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, जो उत्तर भारतीय संगीत के आधुनिक प्रवर्तक माने जाते हैं, 1916 में बड़ौदा में एक संगीत सम्मेलन में आयोजित कर संगीत के अनेक जटिलताओं पर उपस्थिति सभी विद्वानों से विचार विमर्श करने के पश्चात दक्षिण भारतीय पद्धति का अनुसरण किया, परंतु उन्होंने केवल 10 ठाटों के अंतर्गत सभी रागों का वर्गीकरण किया, जो यथेष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से राग परिधि से बाहर हैं। ठाट स्वरों के मेल या समूह को ठाट कहा जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों, परिभाषित किया गया है ठाट शब्द को कि ठाट स्वरों के उस मेल या समूह को ठाट कहा जाता है जो उत्पन्न राग उत्पन्न करने में सक्षम हो, इसीलिए उसे ठाट जनक भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ठाट किसे कहते हैं? तो ठाट उस स्वरों के मेल या समूह को कहा जाता है जो राग उत्पन्न करने में सक्षम हो, इसीलिए उसे जनक ठाट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जनक ठाट भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पुनः हम एक बार परिभाषित करते हैं ठाट को। ठाट किसे कहते हैं? तो ठाट दोस्तों उसे कहते हैं, उस मेल या समूह को ठाट कहा जाता है जो राग उत्पन्न करने में सक्षम हो, उसे ठाट कहते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों हमें कमेंट कर बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों की शेयर भी करें। पुनः हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके लिए धन्यवाद।